Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the monistic theory of sovereignty यानी संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी। तो जो संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत है उसी को हम ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी और द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में या जन समुदाय पर सत्ता या संप्रभुत्व के संपूर्ण और अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जो राजा है या सत्ता जिसके हाथ में है उसका संपूर्ण अधिकार संप्रभुता कहलाता है। संप्रभुता राजनीति विज्ञान की धारणाओं और मान्यताओं में सबसे बहुचर्चित, विवादास्पद और महत्वपूर्ण अवधारणा है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली, विवाद में रहने वाली अवधारणा है। आमतौर पर संप्रभुता के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। तो संप्रभुता के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, एक है अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। तो आज हम मोनिस्टिक थ्योरी यानी अद्वैतवादी सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत, परंपरावादी सिद्धांत, अनन्यवादी सिद्धांत, राज्य पूजा का सिद्धांत और ऑस्टिनवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये मोनिस्टिक थ्योरी है इसके इतने सारे नाम हैं। संप्रभुता का अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत, इसको हम इंग्लिश में मोनिस्टिक थ्योरी कहते हैं और यह है इंग्लिश के मोनिज्म शब्द से बना है। यह मोनिज्म शब्द यूनानी भाषा के मोनोज से बना है और इस मोनोज का अर्थ होता है अकेला या अद्वितीय। अर्थात अगर हम इस शब्द की दृष्टि से देखें तो अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत वह है जो केवल एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करता है। यानी एक ही शक्तिशाली सत्ता का अस्तित्व होता है जिसकी शक्ति अखंडित और अविभाज्य होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता को अनन्य, स्थायी, अद्वितीय, अविभाज्य और निरंकुश मानता है। इसे परंपरावादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि सबसे प्राचीन संप्रभुता का सिद्धांत यही है और धीरे धीरे यही विकसित होते हुए ऑस्टिन के सिद्धांत में पूर्णता को प्राप्त हुआ। इसे अनन्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसके विचार संप्रभुता के समान राज्य में कोई अन्य शक्ति नहीं है। अनन्यवादी सिद्धांत है क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता के समान दूसरी शक्ति किसी और के पास नहीं है, केवल एक ही यानी राज्य के पास। अर्थात संप्रभुता सर्वोच्च है। इसे राज्य पूजा का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि यह सिद्धांत राज्य की महिमा का ही खंडन करता है, मंडन करता है और कहता है कि सभी कुछ राज्य में है, राज्य के बाहर या राज्य से अलग कुछ भी नहीं है और संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना संभव भी नहीं है। अंत में इसे सर्वमान्य रूप से संप्रभुता का ऑस्टिनवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि 16वीं शताब्दी में उत्पन्न संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में अपने चरम पर पहुंच गया। शायद यही कारण है कि जॉन ऑस्टिन को आधुनिक काल में संप्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता और हिमायती कहा जाता है। उन्होंने न्यायिक दृष्टि से संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। संप्रभुता संबंधी उनकी व्याख्या में एक वैज्ञानिक स्पष्टता और पूर्णता है जो बहुत ही प्रभावपूर्ण है। इस प्रकार संप्रभुता के जिस अद्वैतवादी अवधारणा की कल्पना बोंदा, ग्रोशियस, होब्स और बेंथम ने की थी, इसे क्रमबद्ध रूप देकर राजनीति विज्ञान और न्याय शास्त्र की केंद्रीय अवधारणा बनाने का श्रेय जॉन ऑस्टिन को ही जाता है। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक युग में संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत यानी मोनिस्टिक थ्योरी की व्याख्या करने वाले विचारकों में जॉन ऑस्टिन का नाम अग्रणी है। मोनिस्टिक थ्योरी को जॉन ऑस्टिन थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए ऑस्टिन की सोवेरेनिटी थ्योरी की डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्टिन जो है वो होब्स और बेंथम के विचारों से बहुत प्रभावित था। ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच में अंतर करना था और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था।
ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी धारणा की पृष्ठभूमि में उसका प्राकृतिक कानून संबंधी विचार था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यानी लॉ इज अ कमांड ऑफ सुपीरियर टू इन्फीरियर। इनके कानून संबंधी इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसके आदेशों का पालन राज्य के अन्य सभी लोग करते हैं वह राज्य में प्रभु है और उसकी यह सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन करते हुए ये लिखा है कि अगर कोई निश्चित मानव प्रधान जो ऐसे ही किसी दूसरे प्रधान की आज्ञा पालन करने का अभ्यासी नहीं हो तथा जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग आदतवश करते हों तो उस निश्चित प्रधान को उस समाज में संप्रभु और वह समाज संप्रभु के सहित एक राजनीतिक और स्वाधीन समाज होगा। तो ये ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या थी। अब हम ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषताएं देख लेते हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत की अत्यधिक स्पष्ट, व्यवहारिक और महत्वपूर्ण परिभाषा दी। पॉजिटिव लॉ की ऑस्टिन द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसकी प्रभु सत्ता की परिभाषा से उसका घनिष्ठ संबंध है। उसके संप्रभुता सिद्धांत पर ही पूर्ण स्पष्टीकरण उसके द्वारा संप्रभुता की दी गई परिभाषा से ही होता है और इसके विश्लेषण में हमें संप्रभुता की कई विशेषताएं मिलती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है स्वतंत्र राजनीतिक समाज का एक आवश्यक गुण है। ऑस्टिन का कहना है कि संप्रभुता वह शक्ति है जो किसी भी राज्य या स्वतंत्र राजनीतिक समाज का आवश्यक गुण होता है, अर्थात संप्रभुता के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। सर हेनरी मेन के शब्दों में ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु का होना राजनीतिक समाज में उतना ही आवश्यक है जैसे कि पदार्थ पिंड में आकर्षण केंद्र का होना। दूसरी विशेषता है संप्रभुता एक निश्चित मानव श्रेष्ठ। ऑस्टिन का ये विचार है कि संप्रभुता एक निश्चित मानव प्रधान होता है। यह प्रधान एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख सके और स्पष्ट हो सके कि राज्य में संप्रभु कौन है। इस प्रकार ऑस्टिन के कथन से हमें पता चलता है कि संप्रभुता जनता में, निर्वाचकों में, संविधान में, जनमत में या सामान्य इच्छा में नहीं हो सकती है। तीसरी परिभाषा विशेषता है जनता संप्रभु की आज्ञा का पालन आदतन करता है। ऑस्टिन के अनुसार वही सच्चा संप्रभु है जिसकी आज्ञा का पालन उस समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हों, अर्थात संप्रभु शक्ति राज्य के एक बहुत बड़े भाग से अपनी आज्ञा का पालन कराने की क्षमता भी रखती हो। संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर और निरंतर होनी चाहिए। ऐसा होना राज्य की एकता, अखंडता और स्थायित्व के लिए जरूरी है। चौथी विशेषता है संप्रभु का आदेश ही कानून है। ऑस्टिन का कहना है कि संप्रभु ही सभी प्रकार के कानूनों का स्रोत है। वह अपने अधीनस्थों को जो आदेश देता है वह कानून की भांति ही मान्य होता है और जो उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे कानून ना मानने के दोषी होते हैं और उन्हें दंड दिया जाता है। ऑस्टिन ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यवहार तब तक कानून नहीं है जब तक उसे संप्रभु द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो, यानी संप्रभु द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यवहार कानून बनता है। पांचवी विशेषता है संप्रभु किसी अन्य सत्ता की आज्ञा पालन के लिए बाध्य नहीं है। ऑस्टिन की परिभाषा से ये पता चलता है कि राज्य में उससे श्रेष्ठ या उससे ऊंची कोई दूसरी सत्ता नहीं होती। संप्रभु किसी अन्य बाहरी सत्ता की आज्ञा पालन का भी आदी नहीं होता है, इसलिए वह आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी अन्य सत्ता की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। वास्तव में ऑस्टिन का संप्रभु होब्स के मरणशील ईश्वर का मूर्त रूप है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। छठी विशेषता है संप्रभु निरंकुश और असीम है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की एक अन्य विशेषता उसका अमर्यादित, असीम और निरंकुश होना है। संप्रभु स्वयं कानून का स्रोत है, वह स्वयं कानून का आधार है, इसलिए वह कानून के ऊपर है। स्वयं ही वह कानून बनाता है, अतः वह किसी भी प्रकार के कानूनी बंधनों से सीमित, मर्यादित और नियंत्रित नहीं होता है। इसलिए ऑस्टिन का संप्रभु पूरी तरह से निरंकुश और अनियंत्रित है। सातवीं विशेषता है संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन ने स्पष्ट किया है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, वह एक इकाई है। उसे एक से अधिक संस्थाओं में विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि विभाजन का परिणाम होगा उसका विनाश होना।
इससे स्पष्ट है कि ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता की धारणा का विश्लेषण कानूनी दृष्टिकोण से किया है। उसकी संप्रभुता निश्चयात्मक, स्वेच्छाचारी, असीमित, अविभाज्य, सर्वव्यापक तथा स्थायी है। राज्य में सभी प्रकार के कानूनों और अधिकारों का एकमात्र स्रोत संप्रभुता है। ये थी ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत या मोनिस्टिक थ्योरी की आलोचनाओं के बारे में देखते हैं। अन्य सभी सिद्धांतों की तरह ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत भी आलोचनाओं से नहीं बच सका। प्रमुख इतिहासवादियों, प्रजातंत्र के समर्थकों, अंतर्राष्ट्रवादियों और बहुलवादियों ने ऑस्टिन के संप्रभुता के इस सिद्धांत की कठोर आलोचनाएं की। सर हेनरी मेन, लॉर्ड ब्राइस, ब्लंशली, जेम्स स्टीफन, टी.एच. ग्रीन, विलोबी, इन सभी विचारकों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनाएं की है। तो सबसे पहली आलोचना है, निश्चित मानव प्रधान की जो धारणा है वो भ्रामक है। सर हेनरी मेन ने ऑस्टिन के इस विचार की कि संप्रभुता एक निश्चित मानव प्रधान या मानव समूह में निवास करती है, इस विचार की कड़ी आलोचना की है। हेनरी मेन ने इस विचार को तथ्यहीन और भ्रामक कहा है। उसने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा है कि इतिहास में कहीं भी हमें निश्चित मानव प्रधान का कोई उदाहरण नहीं मिलता। हेनरी मेन ने पंजाब के प्रसिद्ध राजा रणजीत सिंह का उदाहरण देते हुए लिखा कि यद्यपि वे सर्वशक्तिशाली राजा थे, वे किसी भी तरह का आदेश दे सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिसे ऑस्टिन की संप्रभुता की परिभाषा के अनुसार कानून कहा जाए। उनके समय प्रजा का जीवन रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक परंपराओं के द्वारा नियंत्रित होता था, जिसमें उन्होंने कभी भी दखल नहीं दिया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सन हेनरी मेन ने लिखा है कि एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रभु सत्ता एक ही समय पर कई व्यक्तियों के हाथों में होती है, जिनमें कोई निश्चित नहीं होता। दूसरी आलोचना है, कानून संप्रभुता की आज्ञा मात्र नहीं है। आलोचकों का कहना है कि ऑस्टिन द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं गलत है। यह एक कानूनी सच्चाई हो सकती है, लेकिन इससे बढ़कर कोई राजनीतिक झूठ हो ही नहीं सकता। यदि संप्रभु यह आज्ञा दे दे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें, तो लोग इस आज्ञा का पालन कभी भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ संप्रभु ही कानून का एकमात्र स्रोत नहीं है, क्योंकि आधुनिक विधि शास्त्र के अनुसार रीति रिवाज, परंपराएं, न्यायाधीशों के निर्णय, वैधानिक, टिकाऊ तथा औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन को भी कानून का स्रोत माना जाता है। तीसरी आलोचना है, शक्ति का अत्यधिक महत्व। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन शक्ति के आधार पर करवाता है। यह लगातार गलत और वास्तविकता से परे है, क्योंकि अधिकांश जनता कानून का पालन दंड के भय से नहीं, बल्कि इस कारण से करती है क्योंकि उनका मानना है कि कानून जनता की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है और इसके पालन में जनता का ही कल्याण है। वो अपने कल्याण के लिए ही कानूनों का पालन करती है, ना कि दंड के कारण। टी.एच. ग्रीन ने भी ऑस्टिन के विचार की आलोचना करते हुए कहा कि शक्ति नहीं बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। शक्ति पर अनावश्यक बल देकर ऑस्टिन तानाशाहों तथा अत्याचारी शासकों का धर्मगुरु बन जाता है और आलोचना का शिकार हो जाता है। चौथी आलोचना है, लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा। ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि वह लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के विचारों की अवहेलना करता है। लोकतंत्र की ये मान्यता है कि अंतिम संप्रभु शक्ति जनता में निवास करती है, इसलिए जनता की इच्छा ही राज्य में सबसे ऊपर होती है। कानूनी संप्रभुता को अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक प्रभुसत्ता के प्रति झुकना पड़ता है। मैकाइवर, डायसी और रिची जैसे विद्वानों ने इसी आधार पर ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की कठोर आलोचना की। पांचवी आलोचना है, ऑस्टिन के सिद्धांत में विरोधाभास है। ऑस्टिन अपने सिद्धांत की व्याख्या के क्रम में बताया था कि संप्रभु की आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं। यदि यह बात सच है तो उसे निरंकुश शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता ही क्या है। आदत से ही अगर उसकी आज्ञा का पालन कर लेंगे तो राजा को इतनी निरंकुश शक्ति देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी यदि वह अपने निरंकुश शक्ति के आधार पर अपनी आज्ञा का पालन करवाता है तो आज्ञा पालन को आदतन या स्वाभाविक कैसे मान ले।
इस प्रकार ऑस्टिन का यह सिद्धांत स्वयं ही विरोधाभास का शिकार हो गया। एक और तो वो कहता है कि लोग आदतन राजा की संप्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और दूसरी तरफ निरंकुश शक्ति भी दे देता है जिससे कि लोगों से आज्ञा पालन करवाया जा सके। तो इन दोनों बातों में विरोधाभास पाया जाता है। छठी आलोचना है अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत के विपरीत है। ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा के भी विपरीत है। वैश्वीकरण, वैज्ञानिक प्रगति, यातायात और संचार के साधनों के विकास ने विश्व के विभिन्न देशों को एक दूसरे के समीप ला दिया। वर्तमान समय में भी एक राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से बहुत अधिक सीमित होती है। यदि सभी राज्य अपनी बाहरी संप्रभुता की धारणा का कठोरता से पालन करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समस्याओं का समाधान असंभव हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय एकता, भ्रातृत्व और शांति के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। लोस्की ने संप्रभुता के सिद्धांत को ही दोनों विश्व युद्ध होने के लिए उत्तरदायी माना है। सातवीं आलोचना है बहुलवादियों का अपेक्ष। बहुलवादियों का यह कहना है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पूरी तरह से अव्यावहारिक है। संप्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति में निवास नहीं करती, यह विभिन्न समुदायों, संघों में बटी होती है। प्रत्येक राज्य में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं जो कि मानव जीवन के विकास के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि राज्य है। लोस्की, मैकाइवर, लिंडसे आदि ने संप्रभुता पर राज्य के एकाधिकार को अस्वीकार कर दिया और माना है कि संप्रभुता विभाज्य है और उसे ऐसा होना भी चाहिए। प्रोफेसर लोस्की के अनुसार समाज का संगठन संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। आठवीं आलोचना है संप्रभुता निरंकुश नहीं। आलोचकों ने ऑस्टिन के इस विचार की भी आलोचना की है कि संप्रभु निरंकुश होता है, वह किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि संप्रभु आंतरिक और बाहरी दोनों ही मामलों में नियंत्रित होता है और सीमित भी होता है। राज्य के अंतर्गत संविधान, रीति रिवाजों, संस्कृति और परंपराओं से जहां उसकी शक्ति सीमित होती है, वहीं राज्य के बाहर अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि भी संप्रभुता पर सीमाएं लगाती है। ड्यूगवी और क्रैप जैसे लेखक ये मानते ही नहीं हैं कि संप्रभु निरंकुश हो सकता है। उनका कहना है कि संप्रभुता ना तो निरंकुश है, न ही कानून के ऊपर है, बल्कि वह स्वयं कानून की कृति है। उसे भी स्वयं कानून ने ही बनाया है। ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी इन्हीं आलोचनाओं के कारण विद्वानों ने यह सुझाव दिया था कि राजनीतिक सिद्धांत से संप्रभुता शब्द को ही हटा देना चाहिए। लोस्की ने तो 2 कदम आगे बढ़कर कहा था कि राजनीतिक विज्ञान के लिए यह शुभ होगा कि संप्रभुता के पूरे सिद्धांत को ही त्याग दिया जाए। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत पूरी तरह से तार्किक, मौलिक और स्पष्ट है। इसकी महत्ता आज भी स्वीकार की जाती है। आज के टाइम में भी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का महत्व है। आज भी यह सिद्धांत राजनीति विज्ञान और विधि शास्त्र के विद्वानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम मैक्सी के इस विचार को यहाँ उद्धृत कर सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन को ऑस्टिन के सबसे महत्वपूर्ण देन थी अपने आधुनिक रूप में प्रभु सत्ता का सिद्धांत। मैक्सी का भी यही कहना है कि ऑस्टिन की सबसे महत्वपूर्ण देन उसका प्रभु सत्ता का सिद्धांत है। तो आज की क्लास में हमने संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत यानी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।